लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात करी थी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस और डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। लेकिन सबसे बड़ा ज्योमेट्रिकल यूसेज जो डॉट प्रोडक्ट का होता है, तो मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट इट इज़ द प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। लेट्स से ये जो रेड वाला दिख रहा है ये है आपका ए वेक्टर। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस इज A vector and this is B vector and theta is the angle between them. तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दैट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइट सोर्स रख दूँ, ठीक है, एक लाइट सोर्स रख दूँ बी वेक्टर के पैरेलल ऐसे, तो ए वेक्टर की जो शैडो बनेगी वो ए वेक्टर की शैडो कैसी बनेगी? ठीक है, तो देख रहे हो कि अगर मैं इसको नामकरण कर देता हूँ तो ये P है, ये Q है और ये R है। तो शैडो ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये शैडो जो बनेगी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू पी आर। अब ये वाला जो लेंथ है वो तो मॉड ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है, ये थीटा है, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस विद पी आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे अब थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन कर देते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर कर देते हैं। तो ऊपर देखो क्या बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी कैप। ओके, तो दैट मीन्स द प्रोजेक्शन ऑफ, हम लोग यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी ए वेक्टर डॉट बी कैप। Now this projection can be positive or negative depending on what? That will be decided by what? By the theta. Theta is acute, then it will be positive. Theta is acute, that is positive. Obtuse, then it is negative. आपको अगर सिर्फ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, तो दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये यूज़ करके हम लोग कुछ चीज़ें जो बात कर सकते हैं वो क्या है? देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ए वेक्टर को रिजॉल्व करूं एज व्हाट? A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन आया, तो इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिएगा। इफ देयर इज अ वेक्टर ए वेक्टर विच हैज टू बी रिजॉल्व एज A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, वेयर A1 वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर एंड A2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। मतलब मैं A वेक्टर को B वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, एक्स और वाई के अलोंग रिजॉल्व करते हो ना, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई ने किसी कोई भी वेक्टर बी के अलोंग रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो ए वेक्टर मतलब कौन है? पी क्यू वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू वेक्टर कैन बी रिटन एज पी आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर। अब देखो, पी आर वेक्टर जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, आर क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया। अब आपको अगर A1 वेक्टर निकालना है तो देखो पी आर वेक्टर कैसे निकालूं? पी आर वेक्टर कैन बी रिटन एज पी आर लेंथ इनटू पी आर कैप, लेकिन पी आर इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो देखो पी आर वेक्टर पी आर लेंथ कितना होगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए वेक्टर डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप। तो देख लो, इसको आप लिखना चाहो और थोड़ा फैला के तो आप ऐसे लिख सकते हो, टाइम्स बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया। ये जो पहले निकाला था वो क्या था? स्केलर कंपोनेंट था, दैट वाज अ स्केलर। नाउ बट दिस इज द वेक्टर विच इज इक्वलेंट टू द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर। अच्छा, अब अगर मान लो पी आर, यहाँ पे हमें आर क्यू वेक्टर निकालना है, तो आर क्यू वेक्टर कैसे निकालें? आर क्यू वेक्टर के लिए देखिए कि आर क्यू वेक्टर को तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ?
पी क्यू वेक्टर दैट इज व्हाट ए वेक्टर माइनस पी आर वेक्टर। पी आर वेक्टर हमने निकाल ही लिया, तो ए वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा माइनस आना चाहिए, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, तो ये वाला जो वेक्टर बना आपका, वो वाला वेक्टर कौन हो जाएगा, ए वन वेक्टर, और ये वाला वेक्टर कौन हो जाएगा आपका, ए टू वेक्टर। तो दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ओके, तो जो बात अभी हमने थ्योरेटिकली करी, उसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये एक वेक्टर दे रखा है, आपको उसे दो वेक्टर्स का सम लिखना है, वेयर अल्फा वेक्टर इज पैरेलल टू दिस एंड बीटा वेक्टर इज टू दिस। तो बेसिकली अल्फा वेक्टर निकालने के लिए क्या होगा, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट हो गया, ए वेक्टर के, और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, बी वेक्टर के। ठीक है, तो अल्फा वेक्टर बेसिक अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। तो ए डॉट बी, तो 2i, तो ये हो गया 6 माइनस 2 माइनस 12, ए डॉट बी टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 6k डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ बी, तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर आ रहा है 7, तो ये हो जाएगा 49। तो माइनस 14 प्लस 6 दैट विल गिव यू माइनस 8, तो माइनस 8 बाय 49, 3i प्लस 2j माइनस 6k। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 24i कैप माइनस 16j कैप माइनस 40 प्लस 48k कैप होल डिवाइड बाय 49। दिस इज व्हाट अल्फा वेक्टर। अब बीटा वेक्टर निकालना, तो क्या करना होगा, 2i माइनस j प्लस 2k माइनस और 24i कैप माइनस 16j कैप प्लस 48k कैप होल डिवाइड बाय 49। तो 49 टू जा कितना हो गया, 98, 98 प्लस 24 102, 122, 122 आई कैप, ये प्लस 16, तो 49 माइनस 16 33, तो माइनस 33 जे कैप, 98 माइनस 48, 98 माइनस 48 हो जाएगा आपका प्लस 50 के कैप होल डिवाइड बाय 49। ये आपका बीटा वेक्टर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करा कि हमने ए वेक्टर को अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर लिख दिया। ये अल्फा, अब देख लो कि इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा, ठीक है, लेट्स डू अ चेकअप करेंगे, तो देख रहे हो 122i माइनस 33j प्लस 50k डिवाइड बाय 49। अगर ये परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो इसका बी वेक्टर के साथ डॉट, मतलब 3i प्लस 2j माइनस 6k, ये आपका 0 आना चाहिए। तो देख लो 122 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 366 माइनस 66, ठीक है, माइनस 300, देख लो 0 आ रहा है। हैंस दिस इज वेक्टर इज परपेंडिकुलर, तो ये दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, इस तरह से रिजॉल्विंग हम लोग कर सकते हैं। अब ये तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया कि इसे रिजॉल्व करो। कई बार इसके इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस होते हैं। इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस कैसे होंगे जरा देखिए। अब ध्यान करिए कि हमने लास्ट टाइम पे एक बात करी थी कि अगर हमें एक लाइन दे रखी है, लाइन वेक्टर इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एंड देयर इज अ पॉइंट पी हुज पोजीशन वेक्टर इज पी वेक्टर। आई वांट द, वहाँ पे हमने क्या निकाला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था। लेकिन अगर मुझे सिर्फ लेंथ निकालनी होती, इफ आई जस्ट वांट द परपेंडिकुलर लेंथ पी क्यू, so how I can kind of find PQ? In order to find PQ, what we can do here, कल हमने बताया था Q निकालो, ठीक है, पूरा एक प्रोसेस की बात करी थी कि हम Q निकालेंगे और फिर PQ वेक्टर निकालेंगे, उसका मॉड लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ लेंथ PQ चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इन 3D, ध्यान रखना 3D, ठीक है, 2D अलग हो जाता है, इन 3D, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, देखिए ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, ए वेक्टर से। तो जरा देखो कि ये वाला वेक्टर, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर कौन हो जाएगा, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ये पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर हुआ, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ पी माइनस ए। ठीक है, अब इसके बाद जरा देखो ये क्या है, ये दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी माइनस ए ऑन द लाइन, बट लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो इस कारण से ये वाला जो लेंथ आएगा, वो लेंथ कितना आ जाएगा, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, बी कैप।
ठीक है, इसका मॉडुलस कर दो तो बेसिकली ये लेंथ आ जाएगी। तो नाउ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल यू नो द टू साइड्स, यू वांट टू फाइंड द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ पी माइनस ए का मॉड का स्क्वायर माइनस पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी कैप का स्क्वायर। ये आपको सीधे सीधे लेंथ दे देगा। अब क्योंकि अभी मैंने वेरिएबल में लिखा है तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा लंबा चौड़ा तरीका है, लेकिन वेरिएबल में ये बड़ा आसान, मैं आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं न्यूमेरिकली अगर आपको देता हूँ कि लेट से मैंने एक लाइन दी, ठीक है, लाइन मैंने दी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस 2k प्लस 2i माइनस 2j प्लस k टाइम्स लैम्डा, ये एक लाइन दे रखी है। और एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, लेट से पॉइंट हो गया आपका 3i प्लस 2j माइनस 4k, ये एक मैंने एक पॉइंट दे दिया। अब मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे क्या करना है, ये लाइन कहाँ पे लाई करेगा, लाइन पासेस थ्रू i माइनस जे प्लस 2k। तो फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस वेक्टर, ये वेक्टर निकालेंगे तो देखो कितना का 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2i, 2 ये हो जाएगा प्लस 3j और माइनस 6k हो जाएगा ये। अब इसका मॉडुलस कितना आ रहा है 7। अब हमें निकालना है इसका प्रोजेक्शन, ठीक है, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, 2i प्लस 3j माइनस 6k का डॉट बी कैप, बी कैप कौन, बी वेक्टर ये है, तो 2i माइनस 2j प्लस k अपॉन इसका मॉडुलस बी कैप बनाने के लिए 3, ये हो गया। ये आपको ये वाला लेंथ दे देगा, ये वाला लेंथ, ठीक है, तो करो कितना हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 का मॉड, ये बोल सकते हैं हम लोग 4 माइनस 6 बाई 3, तो माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका 8/3। तो दिस डिस्टेंस इज 8/3, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 49 माइनस 64/3, दैट विल बी इक्वल्स टू 147 माइनस 64 बाय 9 होगा बेसिकली, सॉरी 64/9 आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 9 से करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 9 81 1 कैरिंग ओवर 8 9 4 जब 36 है तो 441 माइनस 64 का अंडर रूट डिवाइड बाई 3, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 11 7, 13 में 6 गए तो 5, नहीं 13 में 6 गए तो 7 7 और 337 का अंडर रूट डिवाइड बाई 3, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रैंडम डाटा लिया तो थोड़ा खूबसूरत आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप इसी को कैसे लेते, कोई आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो डाटा बड़ा आसान सा बन जाएगा, ठीक है। तो करने का प्रोसेस क्या होगा ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर है, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट हो तो बताए। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या करा कि ये एक्स वाई और जेड, ये तीन आपके एक्सेस हो गई। ये जो दिख रहा है कि आपको आर वेक्टर यहाँ पे, ठीक है, ये आर वेक्टर अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका आर वेक्टर था, ठीक है। अगर आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, इस ये तो ओरिजिन पे है ही ऑलरेडी, मैं इसके हर एंड पॉइंट से कभी भी किसी भी लाइन पे किसी भी ऐसे प्रोजेक्शन निकालना है तो उस लाइन सेगमेंट से क्या ड्रॉप करते हैं, उस दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, ठीक है। उसी तरह से ये आर वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस पे, तो मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये हो जाएगा, ये आपका एंगल 90 होगा। 3D में थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वाला जो लेंथ आ रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आर वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालूंगा, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसके डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कौन है, आई कैप। तो आर कैप डॉट आई कैप बेसिकली यहां निकाल के देखो कितना आ रहा है ए। इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑन वाई वो ये वाला पार्ट आएगा,
तो दैट विल बी इक्वल्स टू आर कैप डॉट जे कैप, कितना आ रहा है बी। और इसी तरह से ये वाला अगर निकालोगे तो ये आएगा आर कैप डॉट जे कैप के कैप, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, सी के बराबर। इसका मतलब सबसे पहली लर्निंग क्या कि एनी वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिटन एज आर डॉट आई कैप टाइम्स आई कैप प्लस आर कैप डॉट जे कैप टाइम्स जे कैप प्लस आर कैप डॉट के आर वेक्टर डॉट के कैप टाइम्स के कैप। एनी वेक्टर इन द स्पेस कैन बी रिटन लाइक दिस। मतलब किसी भी वेक्टर को जब मैं आई जे के टर्म्स में लिखता हूँ, ठीक है, वाइस वर्सा अगर इस स्टेप को इसको यूज़ करना चाहो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी आर वेक्टर को कुछ भी लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ आई जे के, तो उसका आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ए वेक्टर इज प्रोजेक्शन ऑफ, नॉट ए वेक्टर ए, ठीक है। If R was ai plus bj plus ck, then A was the projection of R vector on I cap. B is the projection of R vector on J cap. C is the projection of R vector on K cap. ठीक है, A B C ये रहेंगे। और इसका मतलब एक तरह से हम ये भी ले सकते हैं कि अगर R वेक्टर को डायगोनल लेके और एक्स वाई जेड के अलॉन्ग अगर मैं ऐसे क्यूबॉइड बनाऊंगा, क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। तो ये जो भी क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है, कोई भी आर वेक्टर दे रखा है, ऐसे कोई भी आर वेक्टर है, ठीक है, तो आर वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से अगर मैं लाइंस बनाऊं पैरेलल टू एक्स वाई और जेड, तो ये क्यूबॉइड बनेगा। तो अगर आर वेक्टर आपको ए आई प्लस बी जे प्लस सी के दे रखा है, तो एक्स के अलॉन्ग वाला जो डायरेक्शन होगा वो मॉड ए लेंथ आएगा, ये वाला लेंथ मॉड बी आएगा, और ये वाला लेंथ जो आएगा मॉड सी आएगा, ठीक है। दिस इज मॉड ए, मॉड बी एंड मॉड सी, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चंस में इसका इंटरप्रिटेशन का यूज रहता है, तो ये एक्सक्लूसिवली मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है एप्लीकेशन बेस पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है। दैट थिंग इज कि लेट्स से मैं वही फिर से आपको एक्स वाई जेड एक्सेस बनाता हूँ, ठीक है। ये आपकी एक्स वाई जेड एक्सेस है, इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, चलिए ये एनलार्ज कर दिया मैंने, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे तो लेट्स से दिस इज आर वेक्टर, ठीक है, दिस इज आर वेक्टर। नाउ व्हाट आई वांट इज I want to find the angle made by r vector with the positive directions of x, y and z. Okay, the task is find angle formed by r vector with positive directions of x, y and z axis. ठीक है, ये हमारा टास्क है। तो इसका मतलब बेसिकली देखो ना कि इसकी डायरेक्शन का वेक्टर कौन है, कोई एक वेक्टर चाहिए, कौन है, आई कैप। तो मुझे आर वेक्टर और आई कैप के बीच का एंगल चाहिए, तो कॉस ऑफ अल्फा क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आर कैप डॉट आई कैप होगा, ये है ना। मतलब इसे आर वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर ये भी बोल सकता हूं मैं। तो दिस इज कॉस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ऑफ बीटा निकालेंगे, तो दैट विल बी आर कैप डॉट जे कैप, या फिर मैं इसे आर वेक्टर डॉट क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट जे कैप अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। और कॉस ऑफ गामा जो है उसको हम लिख सकते हैं आर कैप डॉट के कैप, ठीक है। आर कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट के कैप अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट का 3D में बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। मतलब जो 2D में स्लोप काम करता था वो बेसिकली यहाँ पे ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको जरा ऑब्जर्व करिए कि अगर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैं इससे कोरिलेट करता हूँ कि आर वेक्टर, एनी वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिटन एज आर डॉट आई, आर कैप डॉट आई कैप, ठीक है। एनी वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट, आर वेक्टर डॉट आई कैप टाइम्स आई कैप, आर वेक्टर डॉट जे कैप टाइम्स जे कैप
प्लस आर वेक्टर डॉट के कैप टाइम्स के कैप। ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी थी कि मैं किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर से सब जगह डिवाइड कर देता हूँ, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो दिस विल बी आर वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर टाइम्स आई कैप प्लस आर वेक्टर डॉट जे कैप अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर टाइम्स जे कैप प्लस आर वेक्टर डॉट के कैप अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर टाइम्स के कैप। आ जाएगा ये। अब जरा बताओ कि ये अभी हमने जो निकाला वो क्या था, कॉस अल्फा था, दिस वाज कॉस ऑफ बीटा एंड दिस इज कॉस ऑफ गामा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, आर कैप इज व्हाट, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस ऑफ गामा के कैप होगा ये। तो ये लेकिन आर कैप है ना, आर कैप है, तो इस कारण से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा मॉड्यूलस विल बी इक्वल्स टू 1। आएगा ये। और कॉस को अगर मैं साइन के टर्म्स में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इससे हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस तो व्हाट विल हैपन, इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बताओ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फा कॉस ऑफ 2 बीटा कॉस ऑफ 2 गामा इक्वल्स टू -1। है ना। इतना कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया, जो भी हुआ उसमें कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। अगर आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशन क्लियर है तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप रिमेंबर करिए कि ये 3 रिजल्ट जो हमने निकाले, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 एंड cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल्स टू -1। ये सब जो हैं ये बेसिकली किसी भी वेक्टर के लिए ट्रू है, मतलब ये आइडेंटिटीज हैं, दीज आर द आइडेंटिटीज। If alpha beta gamma are the angles of what? Angles made by a vector with the positive directions of x, y and z, ठीक है। और बेसिकली cos अल्फा cos बीटा cos गामा है क्या, दे आर द कंपोनेंट्स i j k कंपोनेंट्स ऑफ आर कैप। किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बताओ यूनिट वेक्टर क्या देता था, यूनिट वेक्टर देता था डायरेक्शन। तो बेसिकली अगर आप याद करिए कि ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है लेकिन एक लोअर लेवल पे देखा है। कहाँ देखा है, 2D में। 2D में हम लोग डिफाइन करते थे स्लोप, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्लोप इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में लाइन के स्लोप की बात हम करते क्यों थे, क्योंकि वो लाइन का डायरेक्शन देते थे, लाइन बनानी किस तरफ है, ठीक है। अब उसी तरह से 3D में अगर बताना है कि लाइन किधर बनानी है तो डायरेक्शन देना होगा ना, तो उसको देने के लिए एक तरीका और इजाद करा गया, और वो चीज जो क्रांतिकारी चीज थी उसे हम लोगों ने क्या बोला, दैट वाज कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। क्या बोला गया उसे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस की अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूं तो दे आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल made by cosines of the angle made by a line or vector with positive directions of x, y and z। मतलब जो हमने अल्फा बीटा गामा बताया था ना, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, उनके कोसाइंस जो हैं वो डायरेक्शन कोसाइन है। तो मतलब यहां पे cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस। इन्हें हम लोग सिंबॉलिकली L, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बता दिए, मतलब उस लाइन के पैरेलल हमने क्या बता दिया, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस चीज ये चीज क्लियर हो गया सबको अभी तक, जितना हमने डिफाइन करा कि डायरेक्शन कोसाइन इज द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय द a line or the vector with the positive directions of x, y and z, ठीक है। दोज आर cos अल्फा cos बीटा cos गामा
एल एम एन से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। एल मीन्स कॉस अल्फा, एम मीन्स कॉस बीटा, एन इज कॉस गामा। तो एल, अब यहाँ पे देख रहे हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 है, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 होगा, क्योंकि एल एम एन कॉसाइन के बराबर हैं, तो इनकी वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में ही होगी। ठीक है। और अगर हम किसी लाइन का या किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? एक तरीका तो सबसे पहले हमने लिखा ही था कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैसे निकालोगे, लेकिन उससे भी आसान तरीका है कि जो भी वेक्टर या लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का क्या निकाल दो, किसी डायरेक्शन के वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे वही हो जाएगा। तो जो बात मैं भी कर रहा हूं उसे हम लोग अलग तरह से कैसे लिख सकते हैं? इन सबको अगर हम कंसाइज करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि आगे पीछे घुमा फिरा के अलग अलग तरह से बोलने की बात है, जो क्वेश्चंस में आपको मिलेगी तो आपको समझना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा। इस कारण से अलग अलग, अगर किसी लाइन या वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, मतलब एल आई प्लस एम जे प्लस एन के एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर या लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है। अगर आर वेक्टर किसी लाइन या वेक्टर के पैरेलल है तो उसके यूनिट वेक्टर्स जो होंगे उनके कंपोनेंट्स बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस देंगे। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए यहां पे इसमें हम और क्या क्या बातें कर सकते हैं। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें कि मैं बार बार लाइन और वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है, ऑल्दो दे आर वन एंड द सेम थिंग बट स्टिल देयर इज अ बिग एंड ह्यूज डिफरेंस अमंग दैट। देखिए सिंपल सी बात अगर मैं आपको बोलूं कि जो डायग्राम की हम लोग बात कर रहे थे अभी, ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में अगर आप समझेंगे कि मान लीजिए कि ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, ये लाइन है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी मेड फ्रॉम ओरिजिन दैट कैन विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स वाई एंड जेड, ओके, एंड फाइंड देयर डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड देयर डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब समझने की बात यहां पे क्या आ जाती है कि आप इससे समझिए कि अगर इक्वली इंक्लाइंड कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो मतलब आपका एंगल, लेकिन ये नहीं बोला पॉजिटिव से, तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो भी लाइंस होंगी वो एक्स एक्सिस से अल्फा या पाई माइनस अल्फा बनाएंगी, वाई एक्सिस से बीटा या फिर पाई अल्फा और पाई माइनस अल्फा, ये एंगल सबका सेम रहेगा। ठीक है, तीनों जो रहेंगे अल्फा और पाई माइनस अल्फा, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो इन आइदर अ केस, ये एल के लिए बात है ना, तो एल जो आएगा वो या तो कॉस अल्फा आएगा या माइनस कॉस अल्फा आएगा। इसी तरह से एम और एन के लिए भी होगा। तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर ऐसी लाइन है जो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो मॉड एल इज इक्वल्स टू मॉड एम इज इक्वल्स टू मॉड एन, ये आ जाएगा। लेकिन साथ में हमको ये भी पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1, ये थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। तो ये वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं कि मॉड एल मॉड एम मॉड एन बराबर हैं, तो मतलब एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 टाइम्स एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो एल की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ जाती है। तो यही आपके एम और एन की वैल्यू भी होंगी। लेकिन लाइन के लिए आपको एल एम एन का ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। तो देख रहे हो, एक बार आपका 1/√3 1/√3 1/√3 आएगा, एक बार आपका 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3 आएगा, एक बार आपका माइनस 1/√3 1/√3 1/√3 आएगा, और एक बार आपका 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3 ये आएगा 4। देखो अब पीएनसी सिंपल लगाओ, एलएमएन की जगह भरनी है, हर जगह के 2-2 ऑप्शन है, टोटल कितने ऑप्शन बनेंगे, 8 ऑप्शन कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, एक अगला जो ऑप्शन बनेगा वो अब मैं साइड में लिख रहा हूँ अलग कलर में, ठीक है, -1/√3 -1/√3 -1/√3, ये होगा -1/√3 1/√3 -1/√3, ये होगा आपका 1/√3 -1/√3 और ये -1/√3, और एक होगा आपका -1/√3 -1/√3 1/√3। तो एलएमएन के कितने ट्रिपलेट्स बने, 8 ट्रिपलेट्स बने। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि हाउ मेनी वेक्टर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, हाउ मेनी वेक्टर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो देखो जब मैं आपको 3 एक्सिस की बात करता हूँ, तो जैसे 2 एक्सिस में क्वाड्रेंट्स बनते थे, वैसे यहाँ पे क्या बनते हैं, ऑक्टेंट्स बनते हैं। तो हर ऑक्टेंट में आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा ऐसे। ठीक है,
आप ऐसे अलग अलग वेक्टर्स बना सकते हो। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स विल बी इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। लेकिन ध्यान दो कि ये एक पैनल है एल एम एन का, तो ये माइनस एल माइनस एम माइनस एन है। तो नंबर ऑफ लाइंस जो होती, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती, 4। क्यों? क्योंकि ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज द होल थिंग विच आई वाज टेलिंग यू। तो यहां पे दो चीजें सीखने की है, ठीक है, कि अगर कोई ऐसी कितनी लाइन बन सकती हैं जो किसी एक पॉइंट से पास करे और तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो। ऐसी 4 लाइनें होंगी। वेक्टर कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। 8 वेक्टर और 4 लाइनें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो मॉड एल मॉड एम मॉड एन इज इक्वल्स टू 1/√3 होगा, ठीक है। अब अगर आपको ये बता रखा है कि पॉजिटिव एक्सिस से एंगल ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एल एम एन की बात कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज है तो एल नेगेटिव आएगा, एक्यूट है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ऐसी एडिशनल डाटा के हेल्प से आप और रिफाइनमेंट कर सकते हो आंसर से। लेकिन मेन चीज क्या है कि मॉड एल मॉड एम मॉड एन इक्वल्स टू 1/√3 आएगा अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। मैंने ये स्पेसिफाई नहीं करा कि पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से इक्वली इंक्लाइंड है तो आंसर सिर्फ एक ही आएगा, 1/√3 1/√3 1/√3, या फिर -1/√3 -1/√3 -1/√3। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, देन माइनस एल माइनस एम माइनस एन आर ऑल्सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम लाइन, ठीक है। लेकिन यहां पे बात आ जाती है कि डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि कोसाइंस है -1 से 1 के बीच में आएंगे, फ्रैक्शनल आएंगे, ठीक है। तो इस कारण से क्या करा गया कि डायरेक्शन कोसाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एक चीज और डिफाइन करी गई, जिसे बोला जाता है डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन नंबर्स, डीआरस और डीएनस। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम बोला सकता है, तो डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन नंबर्स। ये क्या होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग को इंटीग्रल कैलकुलेशंस करने में ज़्यादा आसानी रहती है। इस कारण से आप देखिए कि क्या होगा कि डायरेक्शन रेशोज ए बी सी आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन इफ ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू एल एम एन। मतलब ए बाय एल इज इक्वल्स टू बी बाय एम इज इक्वल्स टू सी बाय एन, ये हो जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगी ये पता नहीं, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट ए बी सी अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे ए बी सी आर डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल टू एल एम एन। तो अगर ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में लैम्डा मानता हूं तो देख रहे हो ए क्या हो जाएगा, एल लैम्डा, बी हो जाएगा एम लैम्डा, सी हो जाएगा एन लैम्डा। तो अगर मैं अब बात करूं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की, तो बेसिकली वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अब इससे आपको सारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात करी थी, अगर किसी लाइन की डायरेक्शन को साइंस एल एम एन है तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिट वेक्टर जो लाइन के पैरेलल होगा, या एक यूनिट वेक्टर जो वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो लेकिन उसमें अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट विल बी अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो दैट मीन्स ए बी सी, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, ओके। दैट मीन्स दिस इज अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। So component of a vector parallel to a line can be called as direction ratio. अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, ठीक है, कि एल एम एन का एक सेट हो गया, एल एम एन या फिर माइनस एल माइनस एम माइनस एन फॉर ए लाइन। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज के बहुत हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले चीज जैसे बताओ कि क्या ये 1/3 2/3 और -2/3 कैन दीज बी द डायरेक्शन कोसाइन, क्या ये डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं? तो अगर किसी 3 नंबर को डायरेक्शन कोसाइन होना है तो उनकी कंडीशन सिंपल सी है, क्या है कि उनके तीनों के स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। तो देख लो 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये डायरेक्शन कोसाइन है, तीनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है
और तीनों के स्क्वायर का सम 1 है, तो कोई भी 3 नंबर डायरेक्शन कोसाइन तभी होंगे जब उनके स्क्वायर का सम 1 होगा। ये बिल्कुल साफ साफ रखिएगा हमेशा, ठीक है। बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि 3 नंबर डायरेक्शन कोसाइन तभी होंगे जब उनका स्क्वायर का सम 1 होगा, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्शन रेशोज निकालूं तो इट विल बी लैम्डा बाई 3, 2 लैम्डा बाई 3 और -2 लैम्डा बाई 3। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 3 रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 -2 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू अगर -3 रख दूं तो ये -1 -2 2 हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास डायरेक्शन रेशोज के इनफाइनाइट सेट बन सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सेट बन सकते हैं डायरेक्शन रेशो के। ऐसे कोई भी 3 नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन की प्रोपोर्शनल है, दे कैन बी द डायरेक्शन रेशो, बट ऑल ऑफ देम दे विल हैव द सेम प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। बात समझ में सबको ये, तो ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग द सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, तो देयरफॉर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशो। अब जरा सोचो कि अगर एक लाइन है, ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशो 312 है, इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस j, 3i प्लस j प्लस 2k, ये एक वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अगर बोला कि ये डायरेक्शन रेशोज हैं तो डायरेक्शन नंबर कोसाइंस कैसे निकलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बस इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, तो कितना हो जाएगा 9 10 14, तो ये 3i 3/√14 प्लस 1/√14 जे कैप प्लस 2/√14 के कैप, ये आज का आपका डायरेक्शन कोसाइंस आ गया, ठीक है। तो अच्छा, ये तो बात होगी डायरेक्शन रेशोज दे रखे हैं तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अब एक लाइन आपको दे रखी है, देयर इज अ लाइन विच पासेस थ्रू व्हाट x1i प्लस y1j प्लस z1k, x2i प्लस y2j प्लस z2k, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली एक ही लाइन होगी। अब बोलो उसके डायरेक्शन रेशो निकालो, तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालोगे भाई, देखो जरा इन दोनों की डायरेक्शन का वेक्टर कौन बोलोगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप होगा ये। तो इस कारण से कंपोनेंट्स कौन हुए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से पास करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोज कौन होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दीज आर द डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। अब इनकी प्रोपोर्शनलिटी निकाल कर सिंप्लीफाई करके बोल सकते हो, लेकिन दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ पे आपको, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ठीक है। उनको हम डायरेक्शन, अच्छा ध्यान देना कि एवरी डायरेक्शन कोसाइन इज ए डायरेक्शन रेशो, बट एवरी डायरेक्शन रेशो इज नॉट ए डायरेक्शन कोसाइन। If a direction ratio is a direction cosine, then the sum of the square should be 1. 3 नंबर्स के डायरेक्शन रेशियोज, 3 नंबर अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं और साथ में डायरेक्शन कोसाइंस भी हैं, तो उन तीनों के स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन आज हमने डिफाइन करे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, कि अगर मुझे उन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो उसके डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। और यहीं पे हम लोग वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन की भी बात कर सकते हैं, कि प्लेन की वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलेगी, क्या चीज़ें होंगी, वो सब बातें भी हम कर सकते हैं। तो वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक सेफ रहिए, सी यू ऑन द नेक्स्ट पार्ट।